हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जीके विद अनंत गौड़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 4 है 7th क्लास का हिस्ट्री में 7th क्लास का लेसन है जिसका नाम है द मुग़ल एम्पायर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस लेसन को बारीकी से जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। रूलिंग एज ए लार्ज टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट with a such diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. मिडल एज के दौरान भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट देश पर, जहाँ पर काफ़ी विविधता पाई जाती है, काफ़ी तरह के लोग पाए जाते हैं, काफ़ी तरह का कल्चर पाया जाता है, उस पूरे भारत पर कंट्रोल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता था। क्वाइट इन द कंट्रास्ट टू देयर प्रीडेसेसर, द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश्ड। और अगर बात करें मुग़लों की, मुग़लों ने अपने पूर्वजों की तरह ही पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। और हालांकि ये माना जाता है कि उससे पहले भी कई राजाओं ने प्रयास किया था, मगर वो प्रयास जो था पूरे भारत पर कंट्रोल करने का, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए माना जाता था। अब क्या दिया हुआ इसमें, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के आधा बीत जाने के बाद, दे एक्सपेंड देयर किंगडम फ्रॉम द आगरा एंड दिल्ली। उन्होंने यानी कि मुग़लों ने अपना किंगडम था, साम्राज्य था, वो आगरा और दिल्ली तक पहुंचा दिया था। Until in the 17th century, they controlled the near all the subcontinent। और 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। They imposed structures of the administration। और उसने भारत में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन माने होता प्रशासन का एक ढांचा बनाया और उसको लागू किया। आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस, और जिस तरह से विचार दिए कि हमें सरकार कैसे चलानी चाहिए, तो उस तरह के इन्होंने आइडिया दिया। दैट आउट लास्टेड देयर रूल। और उनके साम्राज्य जाने के बाद भी उनकी जो पॉलिसी जो थी या पॉलिटिकल जो थ्योरी थी, उससे आने वाले जितने भी शासक थे वो अपने आप को अनछुआ नहीं महसूस कर सके। और इसके अलावा ये भी बताया गया है प्यारे बच्चों, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के जो प्रधानमंत्री है आज, वो भी पूरे नेशन को संबोधित करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। कहाँ पर? रेड फोर्ट में, जो कि मुग़ल जो शासक थे उनका ही रेजिडेंस माना जाता है। तो ये सभी को पता ही होगा कि जो रेड फोर्ट है उसकी प्राचीर पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री हर इंडिपेंडेंस को अपना भाषण देते हैं। तो अभी भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पर जो पिक्चर दिखा रखी है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये रेड फोर्ट की है जो कि दिल्ली में है। ये मुग़लों का निवास था किसी टाइम। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन के अंदर। हु वर मुगल्स? मुग़ल कौन थे? तो मुग़ल जो थे वो दो वंशजों के वंशज माने जाते हैं। अगर माता की ओर से बात करें, मदर साइड से बात करें, तो ये
चंगेज़ खान, जिसको हिंदी में चंगेज़ खान कहा जाता है, उनकी तरफ का मानते हैं। मदर की साइड से ये जंगीज़ खान के, या इसको चंगेज़ खान कहा जाता है हिंदी में, उनके वंशज माने जाते हैं। और जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। द रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, और उनका जो शासन माना जाता है मंगोल ट्राइब्स के ऊपर माना जाता है, चाइना, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक जो चंगेज़ खान का शासन माना जाता था। और फादर की साइड से बात करें तो वे द सक्सेसर ऑफ तैमूर, तैमूर के वंश के माने जाते हैं। और तैमूर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1404 में। द रूलर ऑफ ईरान, और वे कहाँ के शासक माने जाते हैं? ईरान, इराक और आज जो वर्तमान में जो टर्की है वहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। हाउएवर, तो भी द मुगल डिड नॉट लाइक कॉल्ड द मुगल और मंगोल, और जो मुगल थे अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो चंगेज़ खान था या जंगीज़ खान था, उसका जो जितनी भी मेमोरी थी उसके अंदर ये बता रखा है कि उसने काफ़ी लोगों का नरसंहार कर दिया था या काफ़ी लोगों को मरवा दिया था, जिसके कारण, और इसके अलावा जो चंगेज़ खान का जो संबंध माना जाता है वो उज़्बेक से माना जाता है। और ये उस समय मंगोल कंपिटिटर माने जाते थे, मंगोलों के सबसे बड़े शत्रु माने जाते थे, जिसके कारण ये अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बात करें अदर साइड, द मुग़ल वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंकेस्टर, और दूसरी तरफ बात करें ये अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। नॉट लास्ट ऑफ ऑल बिकॉज द देयर ग्रेट एंकेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि जो उनके जो पूर्वज थे, महान पूर्वज थे, उन्होंने दिल्ली को 1398 में ही जीत लिया था, जिसके कारण मुग़ल अपने आप को तैमूर वंश का कहलाना पसंद करते थे, न कि अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन आएगा, तो सभी को पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करें, वे क्या करते थे? वे मोस्टली अपने एक जर्नलॉजी पिक्टोरियल बनाते थे, और इसके आगे जो फिगर नंबर 2 दे रखा है उसमें भी दिखा रखा है। और जितने भी शासक थे वो अपने आप की जो पिक्चर बनाते थे उसमें मेन अपने आप को तैमूर के साथ में पिक्चर बनवाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ दिखा रखा है, ये इनके परिवार का दिखा रखा है। बीच में बात करें, ये है तैमूर, जो बीच में जो दिखा रखा है ये तैमूर है, जिसने जो पिता की ओर से माने जाते हैं मुग़लों के। ये इसके बाद सीक्वेंस वाइज ये जो राजा दे रखे हैं, ये जो शासक दे रखे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये इनके परिवार के दिखा रखे हैं। और ये बात करें, ये तो औरंगज़ेब है, पिक्चर से पता चल रहा है, ये अकबर है, और ये हुमायूं की पिक्चर दिखा रखी है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये और भी शासक दे रखे हैं, तो ऊपर हम देखते हैं किस किस के बारे में दे रखा है। ये यहाँ पर इसकी डिटेल दे रखी है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो सेंटर में बैठे हैं वो तो कौन है? तैमूर, ठीक है। इसके बाद में ये बता रखा है जो मीरन शाह कौन थे, अबू सईद कौन थे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा कौन थे, उमर शेख कौन थे, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दो अकबर, बाबर, शाहजहाँ, ठीक है, इस लेसन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब। इसमें ये दे रखा है, देखो भाई, अगर हम बात करें जो मीरन शाह थे वो अकबर के बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर माने जाते हैं। और अबू सईद की बात करें तो अबू सईद जो थे वो ग्रेट फादर कहलाते हैं, किसके? बाबर के। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है जो सुल्तान
ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों पेपरों में। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो कि बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर माने जाते हैं। ये बारीकी से मैं लेसन को पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको ये पता चले। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक नंबर के। इसके अलावा बता रखा है उमर शेख थे बाबर के पिता, तो ये बाबर के बारे में सारे बता रखा है। ठीक है, फिर अब हम आगे रीड करते हैं। हम टाइम को वेस्ट ना करके मेन जो बातें हैं वो हम ज़रूर पढ़ेंगे लेसन के अंदर, जो भी मुख्य बातें दे रखी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मुग़ल। ठीक है, मुग़ल मिलिट्री कैंपेन का मतलब जो उनके सैन्य अभियान थे, सैन्य जो उन्होंने जो सैनिकों को भेजा था अलग अलग पोर्शन पर, उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। ठीक है, जो भारत में बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1526 से लेकर 1530 तक। टू द थ्रोन ऑफ द फरगान इन 1494। ठीक है, और ये जो है जो बाबर था वो 1494 में ही फरगान का उत्तराधिकारी बन गया था। और तब इसकी एज कितनी थी? 12 साल। केवल 12 साल का लड़का था ये, और जब ये फरगान का शासक बना था। मगर जब मंगोल्स का या उज्बेक का इनके ऊपर आक्रमण हुआ तो इनको अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ा था। जो पूर्वजों की इनकी ज़मीन थी या सारा का सारा राजपाट छोड़कर जाना पड़ा। और बाबर कई सालों तक घूमता रहा। ठीक है, वंडरिंग करता रहा, और काबुल पर इसने 1504 में कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये बता रखा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, 1526 में बाबर ने पानीपत में सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो ये प्यारे बच्चों आपको मैं जीके के लिए एक और बता दूं कि जो पानीपत में 3 लड़ाई लड़ी गई थी हमारे इतिहास के मुताबिक, भारतीय इतिहास के मुताबिक जो 3 लड़ाई लड़ी थी, और उनमें से ये पहली लड़ाई थी जो कि 1526 में थी। इसको इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुग़लों की नींव पड़ी थी। फिर उसके बाद में और भी शासक आते रहे थे, तो बाबर सबसे पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। टेबल चार्ट 1, जो चार्ट 1 है इससे नेक्स्ट पेज पर, जिसमें मुग़लों के शासक के बारे में दे रखा है। तो मेजर ठीक है कैंपेन्स ऑफ मुग़ल, इसमें मुग़लों के कैंपेन के बारे में बता रखा है, और इसको हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे कि अफ़गान थे उस समय मुग़लों के सबसे बड़े एक तरह से खतरा माने जाते थे उनके मुग़लों के लिए। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि उनके मुग़लों के अवोमों के साथ में क्या संबंध थे, और इसके जब बारे में वर्णन मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। सिखों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका 8 और 10 में हम देख सकते हैं कि क्या क्या बताया जाएगा। मुग़लों के क्या कैसे थे, मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो तालिका जो दे रखी है, टेबल दे रखी है, नेक्स्ट टेबल दे रखी है, उसके अंदर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ वाज द हुमायूं रिलेशन विद द सफ़ाविद ईरान। हुमायूं के जो सफ़ाविद ईरान के जो नरेश था या शासक था, उसके साथ में हुमायूं के और अकबर के किस तरह से संबंध थे, या क्या उनमें कोई डिफरेंस भी था, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद ये दे रखा है कि औरंगजेब जो गोलकुंडा और बीजापुर पर जब औरंगजेब ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो क्या उनके जो जितने भी एनिमीज़ थे, जितने भी दुश्मन थे दक्कन में, क्या वे समाप्त हो गए थे? तो उसके बारे में हम टैली करेंगे टेबल के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है, फिगर नंबर 4। इसमें क्या दे रहा है कि जो कैनन्स थी, ये तोपें दिखाई दे रही है। ठीक है, कैनन्स का जो 16th सेंचुरी में ही आरंभ हो गया था, और बाबर ने भी अपनी जो लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई में इसका बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रयोग किया था। तो ये पिक्चर उस समय की दिखा रखी है, और एक ये मिलिट्री कैंपेन दिखा रखा है, ठीक है, उस समय का।
तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है टेबल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अकबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है जहांगीर, शाहजहाँ, और लास्ट में है यहाँ पर औरंगजेब के बारे में भी पढ़ेंगे। उन्होंने कहाँ कहाँ पर सैन्य अभियान चलाए थे। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझ लेना कि इसमें हम केवल उनके सैनिक अभियानों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बात करें बाबर की, तो बाबर की देखो भाई, इसमें दे रखे 3 युद्ध दे रखे हैं बाबर के। एक तो 1500, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये बाबर के है 1526 में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था और अफ़गान के सपोर्टर थे, ठीक है, उन सभी को पानीपत में हराया था। तो ये बाबर का पहला युद्ध था। यहाँ पर दूसरा युद्ध था 1527 में, जिसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर ने राणा सागर, राजपूत रूलर्स और उनके जितने भी सहयोगी थे उनको सभी को हरा दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखा है 1526 में भी एक चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राजपूतों को हरा दिया था। और अपनी मृत्यु से पहले उसने, जब बाबर की मृत्यु थी उससे पहले उसने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर बाबर की पिक्चर भी दिखा के इसको देख भी सकते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों, हुमायूं का 2 बार कार्यकाल लिखा हुआ है। क्या कारण है कि 1530 से 1540 के बीच में। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी अपने फादर की वसीयत के मुताबिक सभी में इक्वल बांट दी थी। और यहाँ पर देखा उन्होंने अपने भाइयों में सभी को एक एक जो प्रोविंसी थी या क्षेत्र थे उनको दे दिया था। इसके बाद ये बता रखा है जो एम्बिशंस ऑफ उसका जो एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, किसका, हुमायूं का एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, जो कि बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ चाहिए था। और जिसके कारण हुमायूं का जो कैंपेन था या सैन्य अभियान था वो अफ़गानों के सामने फीका पड़ गया था। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि शेर खान एक ऐसा शासक था जिसने हुमायूं को हरा दिया था, और एक बार नहीं 2 बार। एक तो चौसा का युद्ध हुआ था, एक कन्नौज का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का हुआ था 1540 में। और इन युद्धों के हारने से जो हुमायूं था वो अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ कहाँ चला गया था, ईरान में। और ईरान में जाकर उसने किसकी सहायता ली थी, सफ़ाविद शासक की। यानी सफ़ाविद शासक ने उसकी रक्षा की थी और उसको वहाँ पर रखा था। फिर 1555 में हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था, और मगर उससे अगले साल ही बिल्डिंग में एक्सीडेंट के कारण या कुछ घटना घटित हो गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो 1556 में कौन बना था, अकबर। और अकबर जब शासक बना था उसकी आयु थी 13 साल, वो केवल 13 साल का था। और इसमें बता रखा है उसके जो राज्य के बारे में हमने उसको 3 भागों में डिवाइड करके इस बुक में, जैसे पहला जो पार्ट दे रखा है 1556 से 1570 के बीच में, 1556 से 1570 के बीच का काल दे रखा है। इसको देख लेते हैं। अकबर के बारे में चल रहा है, ध्यान से देखते रहेंगे कि 13 साल थी उसकी आयु और उसको 3 भागों में बांटा गया उसके शासन को। तो यहाँ पर दे रखा है कि 1556 से 1570 के बीच में अकबर ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। किससे, जो कि उनके रखवाले थे पहले, जैसे बैरम खान था या उनका जो डोमेस्टिक स्टाफ था, उनसे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था।
इसके बाद उन्होंने अपने जो मिलिट्री कैंपेन थे, सैन्य अभियान थे, सैन्य अभियानों को सूरीज थे उनके खिलाफ, अफ़गानों के खिलाफ, और इसके बाद जो अपने जो नेबरिंग किंगडम थे, जितने भी आसपास के जो साम्राज्य थे उनके ऊपर भी इन्होंने अपने सैनिक अभियान किए, जैसे मालवा और गोंडवाना में अपने सैन्य अभियान शुरू किए। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है टू सरप्राइज द रिवोल्ट, और अपने भाई जो उसका मिर्जा कामरा था उसको भी दबाने का प्रयास किया था, और उज़्बेकों के खिलाफ भी उन्होंने सैन्य अभियान किए थे। इसके बाद ये विशेष बात करके है कि 1568 में उन्होंने सिसोदिया जो राजपूत थे, चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में। तो चित्तौड़गढ़ पर कब अकबर ने कब्जा किया था? 1568 में। इसके बाद 1569 में रणथंभौर पर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वो उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद इसके दूसरे चरण की बात करें इसके राज्य की, तो 1570 से 1585, 1570 से लेकर 1585 तक इन्होंने अपनी जो सेना थी वो गुजरात की तरफ की, और फिर उसके बाद में ईस्ट की तरफ जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की तरफ भी अपनी सेनाओं को भेजा था। फिर इसके बाद में ये कह रखा है कि ये जो सैन्य अभियान थे वो कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि अकबर के लिए बहुत ज़्यादा जटिल बन गए थे, मुश्किल हो गया था उनको सैन्य अभियान आगे बढ़ाना, क्योंकि उसका जो भाई था वो बार बार उसका विरोध कर रहा था। कौन था? मिर्ज़ा हाकिम। अकबर का भी एक भाई था, जैसे हमने ऊपर हुमायूं के भाई के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से इसका एक भाई था मिर्ज़ा हाकिम, जो कि बार बार विरोध कर रहा था 1579 से और 1580 के बीच में इसने काफ़ी विरोध किया था, जिससे कि इसके जो जितने भी अभियान थे वो फीके पड़ गए थे। इसके बाद 1585 से 1605 ये इसका लास्ट चरण है। इसमें बता रखा है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने का प्रयास किया और अपने जो सैन्य अभियान था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे किया था। इसमें जो कंधार को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि सफ़ाविद के कंट्रोल में था उससे पहले, और कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और अकबर ने काबुल ठीक है, जो काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। जब इसका जो मिर्ज़ा हाकिम भाई था वो एक्सपायर हो गया या उसको मार दिया गया था या मर गया था, उसके बाद में काबुल पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद कैंपेन इन द दक्कन की तरफ भी उन्होंने अपना कैंपेन सैन्य अभियान भेजी, सैनिकों को भेजा, और बेरार खानदेश और अहमदनगर के ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखा है प्यारे बच्चों, मुग़लों के अंदर क्या था कि इसमें ये देखा गया था कि मोस्टली जो शासक होते थे उनके जो बेटे होते थे वो राजगद्दी को लेकर लड़ाई करते रहते थे। तो इसमें भी वही एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है कि अकबर का जो एक बेटा था जिसका नाम था प्रिंस सलीम, उसने इस अकबर का विरोध करना शुरू किया था, और सलीम जो जिसको फ्यूचर में जहांगीर के नाम से जाना गया था, तो इसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, यानी कि दुखी हो गया था कि बार बार में उसका जो बेटा था सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता था, वो बार बार अकबर का विरोध कर रहा था। अब हम जैसे ही अकबर गद्दी से हटा तो उसका बेटा आ गया जहांगीर, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्यारे बच्चों आप बताइए किस नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इसने भी अपने पिता की तरह ही अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता गया लगातार, और इसके शासनकाल में जो सिसोदिया रूलर्स थे मेवाड़ के, जिसमें जो अमर सिंह का नाम आता है, उन्होंने मुग़लों की सेवाओं को, सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके जो कम सक्सेसफुल कैंपेन रहे थे, सैनिक अभियान रहे थे, उसमें था जिसका नाम था सिखों के खिलाफ, अहोमों के खिलाफ और अहमदनगर के खिलाफ। इसके जितने भी अभियान रहे थे वो काफ़ी कमज़ोर रहे थे। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं प्रिंस खुर्रम था, ठीक है,
प्रिंस खुर्रम, जिसको आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना गया, इसने जहांगीर का विरोध किया और ये विरोधी था। और लास्ट ईयर में इसने खूब शाहजहाँ ने जहांगीर का विरोध किया। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो इसकी पत्नी थी नूरजहाँ, किसकी, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ ने, ये जो जहांगीर है इसकी जो पत्नी थी नूरजहाँ ने भी शाहजहाँ को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, मगर वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके बाद शाहजहाँ की बात करें, शाहजहाँ 1627 से 1658 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसने जो है दक्षिण की तरफ दक्कन की तरफ अपने मुग़लों जो सैन्य अभियान थे उसको जारी रखा था। फिर इसमें बता रखा है कि अफ़गान नोबल्स खान जहान लोदी, ठीक है, जब खान जहान लोदी ने शाहजहाँ का विरोध किया था या मुग़लों का विरोध किया था तो उसको युद्ध में हरा भी दिया था, किसने, शाहजहाँ ने। अब आगे दे रखा है द कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द अहमदनगर, और उन्होंने अहमदनगर के खिलाफ भी अपने सैन्य अभियान सैनिकों को भेजा और बुंदेल्स वर डिफीटेड, बुंदेल्स को इन्होंने हराया और ओरछा पर अपना कंट्रोल कर लिया था। बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने बलख को उज़्बेकों से, ठीक है, बलख को उज़्बेकों से, ठीक है, वो अनसक्सेसफुल रहे थे, यानी कि जो बलख था वो उज़्बेकों के अंदर आता था मगर उसको अपने कंट्रोल में न ला सके या वहाँ पर ये असफल रहे थे। और कंधार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद 1632, ठीक है। और 1632 की बात करें तो अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड, ठीक है, अहमदनगर पर आखिरकार उन्होंने 1632 में कब्जा कर लिया था और बीजापुर को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। फिर आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने देख रखा है कि जो मुग़लों के जितने भी शासक थे उनका जो विरोध कौन करते थे, उनके बेटे। तो इसी तरह जो शाहजहाँ के जो बेटे थे वो भी राजगद्दी को अपनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, जो कि ये जो घटना घटित बताई जा रही है 1657 से 1658 के बीच की घटना बताई जा रही है, जब शाहजहाँ के बेटों में राजगद्दी के लिए युद्ध लगा हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी, इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और जिसने अपने भाइयों को मार दिया था, जिसमें दारा शिकोह समेत जो उसके भाई थे उनको मारकर ये गद्दी पर बैठ गया था। और शाहजहाँ को आगरे के जो किले था वहाँ पर इसको कैद कर दिया था। जो शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे, आगरा में, ठीक है, वहाँ पर इसको कैदी बनाकर रखा गया था। फिर इसके बाद में बात करें औरंगजेब की। औरंगजेब का जो शासनकाल माना जाता है औरंगजेब का जो शासनकाल माना जाता है 1658 से 1707 तक। तो प्यारे बच्चों, मुग़लों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये जो शासक माना जाता है और ये बड़ा ही कट्टर शासक माना जाता है। तो इसने अपनी जो सैन्य अभियान नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में अहोम थे और जिनको इसने 1663 में हरा दिया था, मगर फिर से उन्होंने 1680 में दोबारा से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, किसका, औरंगजेब का या मुग़लों का। तो इसमें आगे बता रखा है कि इसने अपने जो सैन्य अभियान था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ाया, जहाँ पर यूसुफ जाई और सिख्स को टेम्परेरी वे से सफलता मिली थी इसके खिलाफ। इसके बाद में ये बता रखा है कि मुग़ल इन्वेंटर, और जो मुग़ल क्या थे, मुग़लों का कई शासक इसलिए विरोध भी कर रहे थे क्योंकि ये उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे या उनके दखल अंदाजी कर रहे थे। इसी तरह से जो राठौड़ थे, राजपूत थे मारवाड़ के, उन्होंने भी मारवाड़ के जो राजपूत थे उन्होंने भी इसके कारण
मुग़लों का विरोध किया था, क्योंकि वे उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे या दखलंदाजी कर रहे थे। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ सर शिवाजी वर इनिशियली सक्सेड, और इन्होंने जब शिवाजी जो हमारे देश के महान शासक के अंदर माना जाता है, शिवाजी के खिलाफ भी इन्होंने अपना कैंपेन भेजा था, जिसके अंदर ये मुग़ल जीत गए थे। और जब औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट की थी, जब औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की थी, प्यारे बच्चों क्यों की थी, देखो भी जो शिवाजी थे वो उनसे औरंगजेब से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जब उनसे मिलने के लिए गए थे, तो शिवाजी का औरंगजेब ने अपमान किया था और उनको जेल में डाल दिया था आगरा की। मगर शिवाजी जो बड़े चतुर थे, वो अपने आप को निकाल कर आगरा से चले गए थे। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि और इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर लिया था। किसने? शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। और अब उन्होंने जो मुग़लों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था मराठास ने। अब इसमें दे रखा है जैसे कि प्रिंस अकबर था, औरंगजेब का जो बेटा था, उसने औरंगजेब का विरोध किया और उसके जो सपोर्ट करने वाले थे वो थे जो मराठास थे और दक्कन सुल्तान माने जाते हैं। और फाइनली फ्लेड टू द सफाविद ईरान, और ईरान की तरफ इनको जाना पड़ा था। इसके बाद क्या है, आफ्टर अकबर रेबिलियन, अकबर के रेबिलियन के बाद प्यारे बच्चों, ये जो अकबर दे रखा है ये औरंगजेब का बेटा है। और जो इससे पहले अकबर के बारे में पढ़ा था, वो जो महान अकबर माने जाते हैं वो थे हुमायूं के बेटे। तो अकबर ने जब औरंगजेब का विरोध किया था, तो औरंगजेब का विरोध करने के बाद जो औरंगजेब ने अपनी जो आर्मी थी वो दक्कन के सुल्तानों के खिलाफ भेजी थी। और वहाँ पर बीजापुर को, ठीक है, दक्कन की तरफ बात करें या साउथ इंडिया में, इसने बीजापुर को 1685 में जीत लिया था, गोलकुंडा को 1687 में। ये काफ़ी बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली ही खुद स्वयं ही दक्कन की ओर और मराठाओं के खिलाफ जो कि गुरिल्ला वॉर कर रहे थे, ठीक है, छापा मारे जो युद्ध कर रहे थे, उनके खिलाफ औरंगजेब खुद दक्कन की तरफ गया था मराठों के खिलाफ। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है औरंगजेब आल्सो फेस्ड, औरंगजेब को किन किन का सामना करना पड़ा। नॉर्थ में बात करें तो सिख थे, जाट्स थे और सतनामीज, इनका विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके आगे देख रखा है नॉर्थ ईस्ट में अहोम जो शासक थे और दक्कन के मराठा थे, उनका भी इसने सामना करना पड़ा था। इसके बाद हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट द सन, और इसकी मृत्यु का कारण भी क्या बना था कि जब इनके बेटे आपस में लड़ाई लड़ने लगे थे उत्तराधिकार की, तो उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मेन कारण माना जाता है। ये जो मैप देख कर प्यारे बच्चों आप अपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं इसको, हालांकि ये थोड़ा साफ़ नहीं हो रहा है। ये मिलिट्री कैंपेन बना रखे अकबर और औरंगजेब का। इसमें बात करें तो देखो भाई, ये जो डार्केस्ट एरिया दिखा रखा है ये अकबर का है, और इसके बाद का जो एरिया दिखा रखा है वो औरंगजेब का दिखा रखा है। औरंगजेब ने यहाँ पर विजय हासिल की थी। गोलकुंडा के बारे में, बीजापुर के बारे में, अहमदनगर के बारे में भी हमने पढ़ा था, बेरार के बारे में पढ़ा था, मालवा को कब जीता था, रणथंबोर को कब जीता था, तो ये चित्तौड़ को कब जीता था, गुजरात को कब जीता था, कश्मीर को कब जीता था। तो ये इतना बड़ा एरिया में इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो ये इसके अंदर गोंडवाना हो गया या उड़ीसा हो गया, ये सभी हमने मिलिट्री कैंपेन के अंदर पढ़े हैं, कंधार, काबुल। तो इस मैप को हम ध्यान से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि चलो आगे हम देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मिलिट्री ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है।
मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, जो मुग़ल के अंदर उत्तराधिकार की क्या प्रथा थी। तो अब हम इसको देखते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द प्राइमोजेनिचर। जो प्राइमोजेनिचर क्या होती है उसके बारे में भी देखा है। प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन द इनहेरिट हिज फादर्स एसेट। अब क्या था कि जो मुग़ल जो थे वो प्राइमोजेनिचर में, यानी कि ज्येष्ठा अधिकार, हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको राजा अपनी सारी संपत्ति दे देता है, ठीक है। और मगर मुग़ल इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, इसी को प्राइमोजेनिचर कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बता रखा है कि इंस्टेड, और इसके बजाय जो मुग़ल होते थे, मुग़ल और तैमूर किस कस्टम का फॉलो करते थे, वो था इनहेरिटेंस का फॉलो करते थे, जिसके अंदर सारी संपत्ति किसको दी जाती थी, सभी बच्चों के अंदर बांट दी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि फॉलो द हाईलाइट, जो हाईलाइट दे रखे है टेबल 1 के अंदर, जैसे हमने रेड कलर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें ये देखा गया था कि जो मुग़ल जितने भी राजकुमार थे, जितने भी प्रिंसेस थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने पिता की वसीयत को पाना चाहते थे। तो आपके अनुसार कौन सी अच्छी बात है, कौन सा आपको सही लगता है? देखो कौन सा डिवीज़न सही लगता है। एक तो प्राइमोग्राफी का है, एक कॉपर्स नेर का, जो कॉपर नेरिस का माना जाता है। तो कौन सा आपको सही लगा है तरीका, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए, इसके अंदर क्या दे रखा है कि मुग़ल रिलेशन विद अदर लोगों, जो मुग़लों के औरों के साथ में कैसे नेचर थे। तो इसमें क्या दे रखा है, जो मुग़ल के जो भी विरोध करता था, तो मुग़ल उनके खिलाफ ही अपना सैनिक अभियान छेड़ते थे, और जो उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेता था तो उसको अपने एज ए दोस्त की तरह रखते थे। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, इसको पढ़ते भी है। तो मुग़ल वर कैंपियंस कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, जो कि मुग़लों की अथॉरिटी के विरुद्ध चलते थे, उनके खिलाफ सैन्य अभियान मुग़ल छेड़ते थे। बट एज मुग़ल बिकम पावरफुल मैनी अदर्स रूलर्स टू जॉइन दैम वॉलेंट्री, और जो भी मुग़ल शासन को मान लेता था, उसकी सत्ता को मान लेता, तो उनको उसका राज्य दे दिया जाता था। राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल, जो राजपूत है इसका एक अच्छा उदाहरण माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी काफ़ी ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों का या डॉटर का विवाह मुग़ल फैमिली से किया, और जिसके कारण उनको एक अच्छी पोजीशन भी मुग़लों के अंदर मिली थी। मगर ऐसा भी देखा गया है कि कईयों ने इस बात का विरोध भी किया था। तो कई शासक ऐसे थे कि जो मुग़लों के को अपनी बेटियां देना नहीं पसंद करते थे। अब यहाँ पर दे रखा है प्यारे बच्चों, इसको भी देखते हैं कि मुग़ल मैरिजेज विद द राजपूत, ठीक है। कई मुग़ल शासकों की शादी जो है राजपूत घराने से हुई थी। जैसे उदाहरण के रूप में मदर ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर की मदर थी वो कौन थी, वो थी कछुआ की राजकुमारी थी, और ये राजपूतों की एक बेटी मानी जाती है, जो कि अंबर, यानी कि जिसको आज वर्तमान में जयपुर कहा जाता है, ये जयपुर के राजा की बेटी मानी जाती थी। कौन? जहांगीर की मदर। इसके बाद जो शाहजहाँ की मदर की बात करें तो वो शाहजहाँ की मदर थी, वो राठौरों की राजकुमारी थी, ठीक है। राठौर राजाओं की राजकुमारी मानी जाती है, जो कि मेरवाड़, जो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर से मेरवाड़ राजपूतों की बेटी मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, इसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। अब आगे क्या रखा है, सिसोदिया राजपूत्स रिफ्यूज टू द एक्सेप्ट द मुग़ल अथॉरिटी
फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया के राजपूत थे वो लंबे समय से मुग़ल अथॉरिटी का विरोध कर रहे थे। वे मुग़लों को अपना स्वामी मानने से इनकार कर रहे थे, मगर जब उनको एक बार हरा दिया था तो मुग़लों ने क्या किया था, मुग़लों ने उनको उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो वापस दे दी थी। ठीक है, मगर इस तरह का जो व्यवहार था कि किसी को कोई दुश्मन है और उसको उसका राज्य वापस दे देना, ये लंबे समय तक चलना नहीं था, क्योंकि मुग़लों ने ये जो प्रथा थी वो कहीं कहीं पर भी इसके खिलाफ भी देखी गई थी। जैसे उदाहरण के रूप में जब शिवाजी थे, उदाहरण के रूप में जो देखो भी, जब शिवाजी औरंगजेब से मुग़ल से हाथ मिलाने के लिए गए थे तो औरंगजेब ने क्या किया था, उनका अपमान किया था। और इसका क्या परिणाम निकल रहा था कि शिवाजी और मराठा जितने भी थे वो मुग़लों के खिलाफ हो गए थे। तो इसमें ये दे रखा है। आगे देखते हैं मनसबदार। तो चलिए, आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा लेसन का फर्स्ट पार्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।